एवरीवन, तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड चिंगशी को देखते हैं, जो कि जॉब के लिए एक जगह इंटरव्यू देने के लिए आई थी। बटलर वो उससे यही पूछने लगे थे कि आखिर तुम यहाँ पे जॉब क्यों करना चाहती हो। ये कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अब मैं क्या जवाब दूँ। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिंगशी एक जानी मानी फैमिली में अडॉप्टिव डॉटर होती है। इसके स्टेप पेरेंट्स ने एक पैरालाइज्ड और ओल्ड मैन से शादी करने के लिए इसे ये कह के फोर्स किया था कि वरना फिर हमने तुम्हारी ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट तो करवाना ही नहीं है, समझो, भूल जाओ। वैसे भी तुम अगली हो, सो एक बुड्ढे और रिच पर्सन से शादी करने में क्या हर्ज। उल्टा तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट होगी। इसने फिर मिस्टर फो से शादी तो कर ली थी, बट तब वो तो उनकी शक्ल देख ही नहीं पाती और ना ही वो चिंगशी की शक्ल देख पाया था। अभी उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना था, सो इसलिए इसे गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, बटलर वो चिंगशी को गुड न्यूज़ दे देते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू में पास कर दिया गया है। ये सुन के वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो अब कम अज़ कम ग्रैंड माँ और अपना ख्याल तो मैं खुद रख सकूँगी ना। आज से ही चिंगशी ने अपना वर्क कंटिन्यू कर लिया था। यहाँ पे तो इसे मेड की जॉब मिलती है, वो तो यहाँ पे इसी में ही बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब जिस जगह चिंगशी काम करती है वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट मीन के मिस्टर फू की एंट्री होती है, जो कि अब इसलिए सी बात है इसका हस्बैंड ही है। लेकिन इन दोनों को ही खबर नहीं होती कि उसकी वाइफ यहाँ पे मेड है, और ना ही इसे पता चलता है कि एक्चुअली में यही मिस्टर प्रेसिडेंट उसके हस्बैंड है। आज ही मिस्टर फू ने यहाँ पे सारी गर्ल्स में से अपनी पर्सनल मेड को ही सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पे तो एक लड़की बैरमैन बहुत इतरा रही होती है कि देखना मिस्टर फू मुझे ही सिलेक्ट करेंगे, आखिर को सारी गर्ल्स में से मैं ही तो सुंदर हूँ। अब फिर ये लाइन बना के खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले वैन ही खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जाती है कि मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, सो आप मुझे सिलेक्ट कर ले। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कभी भी आपको निराश नहीं करूँगी। ये सुन के यहाँ पे वो तो पहले ही इसे फायर कर देता है कि बटलर वो इसे यहाँ से निकाले, मुझे झूठ सुनना और बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो खुद को कह रही है कि मैं इतनी बड़ी फैमिली से हूँ तो यहाँ पे मेड बन के क्यों आई है। खैर उसके जाते ही सेकंड नंबर तो इसका ही आ जाता है। चिंगशी जैसे ही उन्हें अपना नाम बताती है ना, ये सुन के वो तो एकदम शॉक रह जाता है कि ऐसा सा नाम तो मेरी वाइफ का भी था ना। खैर इससे पहले कि कोई भी बात करता, पीछे से बटलर वो ना इसे इशारे से कहने लगते हैं कि इसे सिलेक्ट कर ले, ये एक काम की बंदी है, बाकी सारी का मैं यकीन नहीं दिलवा सकता। वो फिर इसे ही चूज़ कर लेता है। नेक्स्ट फिर इसे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है, जो कि इसे यही कह रही थी कि देखो इतने अरसे बाद तुम अब्रॉड से वापस लौटे हो, अपनी वाइफ का तो कोई अता पता ही नहीं है, आज ही उससे बात करो और उससे मिल के ना कोई गिफ्ट्स वगैरह भी दे देना। अब ये भी कह देता है कि ठीक है ग्रैंडमा। अब ये सारी बातें जो कि चिंगसी सुन रही होती है तो सरप्राइज हो जाती है कि क्या ये शादीशुदा है। और उसे क्या पता कि इनकी शादी उसी से ही तो हुई है ना। मिस्टर फू जल्दी से चिंगची को रेडी रहने को ही कहने लगे थे। अभी जो भी शॉपिंग करने के लिए जाना है ना, तुम ही मेरे साथ चलोगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को एक बहुत बड़े मॉल में ही दिखाया जाता है। अब जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें ये अपनी वाइफ के लिए बाय कर रहे होते हैं ना, ये सब कुछ देख के चिंगशी सोचती है कि इसकी वाइफ कितनी ज़्यादा लकी होगी ना, वरना आजकल के दौर में अपनी वाइफ के लिए इतनी सारी चीज़ें कौन बाय करता है। मिस्टर फू अब अपनी वाइफ को मैसेज करते हैं कि जो एड्रेस मैं भेज रहा हूँ ना, इस पे मिलने के लिए आ जाना। अब जाहिर सी बात है वो तो चिंगशी को ही मिलता है ना। ये सब देख के ये तो मन में यही सोचने लगी थी कि आज इस बुड्ढे को कैसे ख्याल आ गया मुझसे मिलने का। चलो कोई नहीं, मैं भी जाके मिल ही लूँगी। अब इनकी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सो इसलिए ये मिस्टर फू से एक्सक्यूज़ कर लेती है। वो भी कह देते हैं कि ठीक है तुम अब जा सकती हो, वैसे भी मेरा काम तो हो गया है ना। ये घर आके इधर रेडी हो रही होती है और उधर मिस्टर फू भी एक फ्लावर बुके लेके ना अपनी वाइफ से ही मिलने के लिए जा रहे थे। दोनों ही रेस्टोरेंट पहुंच आए होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर फू इसे देख के एकदम शॉक कि इसका मतलब मेरी हिडन वाइफ कोई और नहीं बल्कि चिंगशी ही थी। ये यहाँ पे उनसे कहती है कि देखिए आप ना शॉपिंग मॉल में अपने एक गिफ्ट भूल आए थे, सो उन्होंने मुझे ही कॉल की और ये भी कहा कि मैं आपको पहुँचा दूँ। सो मुझे पता था आप कहाँ पे हैं, इसलिए मैं फ़ौरन से आपको देने के लिए आ गई। अब ये मन में सोचता है कि ओह मैं तो ऐसे ही गलत समझ रहा था, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अब ये भी इसी जगह पे ही बैठ जाती है अपने हस्बैंड का वेट करने के लिए। जाहिर सी बात है उसने इसे इसी प्लेस पे ही बुलाया था ना। ये तो उसका वेट करता रह जाता है कि अभी तक मेरी वाइफ यहाँ पे आई क्यों नहीं है। उसे क्या पता कि वो ऑलरेडी तो यहाँ पे बैठी हुई है। बटलर वो से इसे सारी बात का पता चल चुका था कि आखिर चिंगशी को क्या क्या पसंद है, इसलिए वो वही चीज़ें ऑर्डर करवाता है। अब ये सब कुछ चिंगशी सुन के हैरान कि आखिर इनकी वाइफ को सारी चीज़ें वही वाली क्यों पसंद है जो कि मुझे पसंद है। खैर ये तो एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। इसके अलावा अब मैं क्या ही सोच सकती हूँ। दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के आने का ही वेट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे इन्हें ऐसे बैठे बैठे काफ़ी वक्त
बीत जाता है। ये जैसे चिंगशी को कॉल मिलाता है ना, तो तभी इधर इसकी रिंग बज उठती है। वो समझता है कि इसका मतलब यही चिंगशी है। ये तो फ़ौरन से जैसे ही फ़ोन पिक करती है, तो आगे से इसे इसके डॉक्टर की ही कॉल आ जाती है, क्योंकि आई तो इसकी अपॉइंटमेंट थी ना। सो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टर फू से एक्सक्यूज़ करने के लिए आ जाती है कि लगता है कि आपकी वाइफ़ नहीं आई। वैसे भी मुझे भी मेरे डॉक्टर की कॉल आ गई है, सो मुझे जाना पड़ेगा। वो भी ना अब अपनी ही वाइफ़ से काफ़ी उकता जाता है कि देखिए वो अपनी ही डेट पे टाइम पे पहुँची ही नहीं है, पता नहीं कैसी लड़की है। ये सब कहता हुआ वो तो गुस्से में ना रेस्टोरेंट से ही चला जाता है। चिंग-ची तो सीधा अपना चेकअप कराने के लिए ना डॉक्टर हू के पास पहुँच आई थी, और एक्चुअली में ये उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे वो इसे यही गुड न्यूज़ दे रहा होता है कि तुम्हारी आइज़ अब बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं, सो तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब तुम्हें ग्लासेस नहीं पहननी पड़ेंगी। वैसे भी मुझे पता है कि तुम ग्लासेस के बगैर बहुत सुंदर दिखती हो। वो तो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, और ये फिर पास्ट में खो जाती है कि कैसे अपनी ही सिस्टर की जगह पे ना ये जाके ना सिर्फ पढ़ाई किया करती थी, बल्कि जहाँ भी कंपटीशन होता ये जाया करती थी, और उन्होंने ही इसे ग्लासेस पहनने को दी थी, और वो ये पहन पहन के इस बेचारी की तो आईज ही ख़राब होकर रह जाती हैं। खैर अब जैसे यहाँ पे अपनी ग्लासेस उतारती है ना, तो मिस्टर वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है कि वाओ ये कितनी ज़्यादा प्रीटी है ना। यूँ मानो कि उन्हें इससे फर्स्ट साइट लव ही हो चुका हो। अभी इसे मिस्टर फू का मैसेज मिलता है, तो ये जल्दी से फिर डॉक्टर्स को गुड बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि हम बाद में मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट हमें इन्हें मीटिंग में ही दिखाया जाता है। इससे गलती से ना पानी का ग्लास अब अपने बॉस पे गिर गया था। वो कोई भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि उठ के ना वॉशरूम में ही जाने लगे थे। इधर एक क्लाइंट साहब तो इसे पकड़ लेते, इसे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगे थे। अब ये सब कुछ जो कि उन्हीं की वाइफ ही देख चुकी होती हैं, उल्टा यहाँ पे चिंगशी पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब इससे पहले कि उसे मजीद बुली करती, ऊपर से फिर मिस्टर फूक की एंट्री हो जाती है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है कि मेरी यहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन कि मिस्टर फू ने गुस्से में आके ना इस क्लाइंट को अब मना ही कर दिया था कि मैंने आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना। अब वो आगे से क्या ही कहता, अपनी वाइफ को लेता चला जाता है। इधर ये बेचारी मन में यही सोच रही होती है कि मिस्टर फू कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और देखें जहाँ पे सारे लोग मुझे बुली करते हैं, मुझे अगली कहते हैं, वहीं पे ये मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, इवन के प्रोटेक्ट भी। वो यहाँ पे इन्हें थैंक यू कहने लगती है। वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी अपने सारे एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो इसकी ग्लासेस उतार के इसका फेस साफ तो करना चाह रहे थे, बट ये मना कर देती है। अब मिस्टर फू को अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वहाँ से चलते बनते हैं। पीछे से इसे इसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है कि आज रात तुम्हें मेरी जगह पे ना सिंगिंग करने के लिए जाना है, और आगे से बहाने मत बनाना। खैर उस सबसे पहले ये तो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए ही पहुँच आई थी। अभी बैठी ही होती है कि अचानक इसे मिस्टर फू की कॉल आ जाती है, जो कि इसे यही कह रहे थे कि मैं अभी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाना। वैसे भी हम दोनों मिलकर ग्रैंडमा को देख लेंगे। अब ये उसे क्या ही कहती, अभी फ़िलहाल तो ये खुद भी उसी हॉस्पिटल में ही बैठी होती है, तो सोचती है कि चलो ठीक है, मैं इसे मिलने के लिए चली जाती हूँ, मैंने भी कौन सा दूर जाना है। इधर ग्रैंडमा मिस्टर फू के सामने उसकी ही वाइफ की तारीफ़ों के पुल बांध रही होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है, अगर तुम उससे मिलोगे ना तो मैं मानती हूँ कि तुम्हें उससे लव ही हो जाएगा। और जैसे उसका नाम चिंगशी लेती हैं, तो ये एकदम सरप्राइज़ कि इसका मतलब मैं गलत नहीं था। सो मेरी मेड का और मेरी वाइफ दोनों का ही नाम सेम है। खैर अब ये इस बात को तो फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देता है। ग्रैंडमा इसे कहती हैं कि जाओ अपनी वाइफ को जाके पिक तो करके आओ, हो सकता है कि वो अब बाहर ही आ गई होगी। चिंगशी भी अब यहाँ पे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए इसी प्लेस पे ही आई थी। दोनों पहले तो एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन जैसे ही बाद में ये ग्रैंडमा के थ्रू उसका नाम सुनता है ना, भागा भागा फिर वापस आ जाता है कि इसका मतलब मेरी वाइफ आ गई। अब आगे से अपनी मेड को देख के हैरान। ग्रैंडमा तो इसे ही चिंगशी समझ रही थी ना कि वाकई में तुम हो वो। चिंगशी ने भी पहले ग्रैंडमा को देखा ही नहीं हुआ था, बट यहाँ पे मिस्टर फू थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं ग्रैंडमा को क्या कहूँ। वो तो इन्हें 2 टिकट दे के यही कहने लगी थी, आज रात वाले थिएटर में तुम दोनों मिलके ही जाना। ये उन्हें बताना तो चाह रही थी कि देखिए आप मुझे जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ, बट यहाँ पे ना फिर मिस्टर फू इसे मना कर देता है कि देखो अभी नहीं। साइड पे ले जाके यही कहने लगा था कि देखो ग्रैंडमा समझ रही हैं कि शायद तुम मेरी वाइफ हो, उनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है ना, इसलिए अब तुम प्रिटेंड कर सकती हो। ये भी फिर अब क्या ही कहती। अब ग्रैंडमा को सुलाने के बाद मिस्टर फू तो फिर इसे टिकट्स लेके वहाँ से जाने लगते हैं। इसे तो यही था कि शायद वहाँ पे मेरी अपनी वाइफ से मुलाकात हो ही जाएगी।
नेक्स्ट सीन में हमें फिर चिंगची को अपनी सिस्टर की जगह पे एक प्लेस पे सिंगिंग करते ही दिखाया जाता है। अब यहीं पे मिस्टर फू भी आए बैठे होते हैं। वो तो अब जैसे ही इसकी वॉइस सुनते हैं ना तो उन्हें यही लग रहा होता है कि जैसे हो ना हो यही मेरी वाइफ है और इसका नाम भी तो सू चिंगची ही है। इसलिए फिर अपने असिस्टेंट से कह देते हैं कि जैसे ही ये अपना शो खत्म कर दिया ना तो इसे मुझसे मिलने के लिए भेजना। जो लड़की बाद में इसे मिलने के लिए आती है वो चिंगची नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ही थी। जैसे इस मैडम को पता चला था कि मिस्टर फू ने ना यहाँ पे चिंगशी को मिलने के लिए बुलाया तो उसने जल्दी से उसे ड्रेस चेंज करने का कह दिया था और खुद उसी का पहन के ही आ जाती है। अब इधर मिस्टर फू जैसे उसकी वॉइस सुनते हैं तो उन्हें तो अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये वो लड़की है ही नहीं जो कि अभी सिंगिंग कर रही थी, इसलिए इसे एक्सक्यूज कर लेते हैं। ये अब देख के एकदम सरप्राइज। और बाद में इसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि एक्चुअली में मिस्टर फू ने ना ये समझा था कि शायद आप उनकी वाइफ हैं तो इसलिए उन्होंने आपको बुलाया था। ये सुन के अब यहाँ पे ये तो हैरान ही रह जाती है कि इसका मतलब मिस्टर फू अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर फू अभी यहाँ पे बैठे ही होते हैं कि अचानक इसे चिंगशी का मैसेज आ जाता है जो कि इसे मिलने के लिए ही बुला रही थी कि आज तो फाइनली मैं अपने हबी से मिल के रहूंगी। दोनों ही यहाँ से निकल पड़ते हैं बट आगे से तो मिस्टर हॉ की मुलाकात इसकी उसी रेस्टोरेंट में हो जाती है। तो ये दोनों ही बातें करने लगे थे। ये भी सोचते हैं कि चलो अभी तक मेरा हस्बैंड नहीं आया तो क्यों ना फिर मैं मिस्टर हॉ के साथ ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ। फिर वो जिस प्लेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे चिंगशी की सिस्टर ही बैठी थी। वैसे तो इनकी मुलाकात कोइंसिडेंटली हुई होती है लेकिन इसके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे वो वाकई में इसकी वाइफ है जिसकी कब से इसे तलाश थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। खैर अब उसे इसके साथ मिलकर बैठना ही पड़ गया था। अब बातों ही बातों में उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये दौलत की कितनी ज़्यादा पुजारी है। आते ही इससे फरमाइशें करने लगी थी कि आप मुझे बहुत महंगी सी ज्वेलरी ला के देना, बल्कि गाड़ियाँ भी। ये सुन के मिस्टर फू को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा जो कि दौलत के पीछे इतना ज़्यादा भागती है। इसलिए इसे गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से जाते जाते उसी प्लेस पे गुजरता है जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर हो और यहाँ पे चिंगची बैठे होते हैं बट दोनों ही एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। मिस्टर फू तो सीधा घर आके ना ग्रैंडमा को कहने लगे थे कि मैंने ना उस लड़की को अपनी वाइफ बनाना ही नहीं है बल्कि मैंने अब फैसला कर लिया। ग्रैंडमा कहती हैं कि देखो वो इतनी अच्छी तो लड़की है, अब क्या हो गया। ये कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखा नहीं है आपने कि उसे दौलत का कितना ज़्यादा लालच है। यहाँ पे इसने तो एक लॉयर को कॉल भी कर दी थी मेरे लिए ना डिवोर्स पेपर्स रेडी करो। इसने फाइनली फिर उससे ना डिवोर्स लेने का ही सोच लिया था। मिस्टर फू तो आज इतने ज़्यादा दुखी होते हैं ना कि एक बार में जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। अब जैसे ही वो टून होता है तो ये जल्दी से चिंगची को मैसेज करते हैं कि अपने हबी को लेने के लिए पहुंच जाओ, इसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। वो हैरान तो थी कि आखिर मिस्टर फू के फ्रेंड्स मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं, शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, उन्होंने गलती से कर दिया होगा। अब फ़ौरन से उन्हें लेने के लिए बाहर पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे आके उन्हें बताती है कि मैं इनकी वाइफ नहीं बल्कि इनकी पर्सनल मेड हूँ। अब यहाँ पे एक साहब तो काफ़ी ज़्यादा प्ले बॉय होते हैं और वो इसे कहने लगे थे कि देखो अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना तो उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। चिंगची ने तो उसे साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं पैसों के पीछे भागने वाली बिल्कुल भी लड़की नहीं हूँ, वैसे भी मुझे पता है कि आप प्ले बॉय हो। खैर यहाँ पे ये सारी बातें तो इसने भी सुन ही ली होती हैं। ये तो अब जल्दी से फिर मिस्टर फू को लेती हुई वहाँ से चली जाती है। दोनों घर ही पहुँच आए थे। अब ये जैसे उसे बेड पे लिटाती है उसके साथ खुद भी यहाँ पे बेचारी नीचे ही गिर गई थी। मिस्टर फू थोड़े से हैरान तो होते हैं कि ये भी तो चिंगची है ना, देखो पैसों के पीछे बिल्कुल नहीं भागती है, काश उसकी जगह यही मेरी वाइफ होती। और प्यार से उसके सर पे हाथ ही फेरने लगा था। माहिर इसकी बहन भी ना पता नहीं कहीं से मिस्टर फू के घर का पता चला के पहुंच आई होती है। खैर ये उठने की कोशिश तो करती है कि कोई इसे देख ना ले, पर तभी गिरने ही लगती है कि मिस्टर फू इसे पकड़ लेता। ये वाला सीन देख के अब इसकी बहन को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो तो यहाँ पे उल्टा इसे डांटने ही लगी थी कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड के पास क्या कर रही हो, अभी के अभी जाओ यहाँ से। बट मिस्टर फू कह देता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी ये मेरी पर्सनल मेड है और जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब ये क्या ही कहती है, अपना सा मुँह लेके वहाँ से जाने लगती है। बट मन में ये भी सोचने लगी थी कि आखिर चिंगची इसके साथ क्या कर रही थी और इनका क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में तो मैं हर हाल में पता चला के रहूँगी। नेक्स्ट डे इसके पास वही वाले गिफ्ट्स दिखाए जाते हैं जो कि मिस्टर फू ने अपनी वाइफ के लिए बाय किए थे। एक्चुअली में रात को उसने इसे कहा था कि ये सब के सब ना बाहर फेंक दो, बट उसने कहा था कि देखें ऐसे ज़ाया करना अच्छी बात तो नहीं होती ना। तो तभी मिस्टर फू ने कह दिया था कि ठीक है तुम इसे फेंको नहीं बल्कि अपने पास ही रख लो। बट ये अभी यूज़ करने का नहीं सोचती कि देखो अगर कल को इन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच सुलह हो भी जाती है, वैसे भी हो सकता है कि वो मुझसे ये सब कुछ मांग ही ले, तो फिर मैं क्या लेके जाऊँगी।
आज के दिन तो वैन वैन यहाँ पे तमाशा खड़ा करने के लिए पहुंच आई थी। उसने कहीं से चिंगशी की कुछ फोटोज फोटोशॉप करवाई हुई थी और सबको दिखा रही होती है कि देखें इसकी क्या नेचर है, और वैसे भी इसे तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। उस बेचारी को काफी बुरी भली बातें सुना रही होती है, इवन के बुली भी करने लगती है। ऊपर से मिस्टर फू आके इसे फिर वैन वैन के हाथों से बचाता है। अब वो इसे बताने लगती है कि क्या आपको पता नहीं है कि आखिर ये क्या करतूत किए फिर रही है, आपको पता होना चाहिए। उसे भी इसने फोटोज सारी दिखाई दी थी। इसी बीच जैसे ही वो चिंगशी को धक्का देती है ना, वो बेचारी नीचे गिर जाती है, इवन के उसके ग्लासेस भी। अब ये उसे उठाने की कोशिश करने लगा था, बट वो मना कर देती है कि नहीं, मैं खुद ही खड़ी हो सकती हूँ। एंड देन खड़े होकर सबको यही बताने लगी थी कि देखें जो ये सब कुछ कह रही है वो सब का सब झूठ ही है, और ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करके बता सकती हूँ। जल्द से वो मिस्टर फू का लैपटॉप यूज़ करके ना यहाँ पे उन सबको दिखा देती है कि देखिए एक्चुअली में ये वैन वैन खुद ही है, और इसने जो भी फ़ोटोशॉप करवाई थी वो मेरी ही है। ये सब देख के सभी सरप्राइज़ रह जाते हैं। अब तो वैन वैन की शक्ल देखने वाली थी, और बाकी उसने सबको ये भी बता दिया था कि रात को तो मैं फिर मिस्टर फू के साथ ही थी, तो इसे कैसे पता चला कि मैं किसी और आदमी के कमरे में थी। और ये सब कुछ तो यहाँ पे मिस्टर फू ने भी उन सबको क्लियर कर दिया था। अब वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जिंगशी इतनी इंटेलिजेंट भी हो सकती है। वैन वैन को तो फिर से अंकल बटलर से कह के ना यहाँ से निकलवा ही दिया गया था। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। गिरने की वजह से चिंगशी के हाथ पे चोट लग गई थी। अब मिस्टर फू को इसकी टेंशन होने लगती है। जल्दी से उसने इसकी चोट पे मेडिसिन वगैरह लगवाने के लिए डॉक्टर को भी बुलवा लिया था। वो तो अब फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में ये फिर उसे थैंक यू कहने लगती हैं कि मेरा इतना कोई भी ख्याल नहीं रखता जितना कि आप रखते हैं। वो भी कह देता है कि अरे कोई बात नहीं, अपने सारे एम्प्लॉयज़ की केयर करना तो मेरा हक बनता है ना। अब तभी थोड़ी देर के बाद अचानक ही इसे ना फिर यहाँ पे मिस्टर फू के लॉयर की कॉल आ जाती है कि आपके हस्बैंड ना अभी के अभी आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। सो जो भी मामला सेटल करने हैं तो आप जो मैं आपको प्लेस बता रहा हूँ तो वहाँ पे आ जाना, डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह कर देना। ये अब जाके इस सारी बात का यहाँ पे मिस्टर फू को बता देती है कि देखिए मेरे हस्बैंड है और वो मुझसे अभी के अभी डिवोर्स लेना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्हें रूमर्स का बता दिया गया हो कि आखिर मुझ पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, और उन्होंने उस पर बिलीव कर लिया हो। बस मैं आपसे यही मशवरा चाहती हूँ कि क्या मुझे उन्हें क्लियर कर देनी चाहिए बात। यहाँ पे ये भी उसे कहता है कि हाँ, एक दफ़ा तुम अपनी सेल्फ को उसके सामने क्लियर कर दो, उसके बाद अगर वो बिलीव ना करे तो बेशक उससे डिवोर्स ले लेना। अब ऐसी ही क्या बात है, ये तो फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है। अब अपनी सेल्फ को क्लियर करने के लिए जैसे ही अपनी हबी को कॉल करती है ना, अचानक ही मिस्टर फू के मोबाइल की रिंग बज उठती है। ये देख के ये एकदम शॉक। अचानक ही मिस्टर फू को अब यहाँ पे अटर्नी लिन की कॉल आ गई थी। वो इसे यही बता रहे होते हैं कि अभी तुम्हारी वाइफ का मैसेज मिला है, सो वेडनेसडे वाले दिन आप पूरे टाइम पे सिविल ब्यूरो पहुँच जाना। ये भी कह देता है कि ओके। नेक्स्ट हमें फिर वेडनेसडे का ही सीन दिखाया जाता है। ये जैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए अपने घर पहुँचती है तो तब इसकी स्टेप सिस्टर देख के हैरान कि तुम इधर क्या कर रही हो। अब इसे मजबूरी में उसे बताना ही पड़ गया था कि एक्चुअली मैं अपने बूढ़े हस्बैंड से ना डिवोर्स ले रही हूँ, सो इसलिए मुझे कुछ चाहिए था तो वो लेने के लिए आ गई। ये सुन के वो सरप्राइज के अभी तक तो इसने उस रिच पर्सन का फ़ायदा ही नहीं उठाया, और यहाँ पे जल्दी जल्दी से उसे डिवोर्स भी ले रही है। इसे जल्दी थी, सो इसलिए फिर सुमे को गुड बाय कहती चली जाती है। इसका जाते ही उसे एक शरारत सोचती है, फ़ौरन से इसके बुढ़े हस्बैंड को कॉल करने लगी थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है मिस्टर फू ही होते हैं। अब ये फिर यहाँ पे खड़ी कब से अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी। तभी एंट्री होती है एक मिडिल एज्ड पर्सन की। पहले तो ये समझती है कि शायद यही मेरे हस्बैंड है, बट वो यहाँ पे उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं अटर्नी लिन हूँ और मुझे ही यहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड ने भेजा। ये भी कह देती है कि चलो अब ऑफिस में चलते हैं कि ये ना हो कि पहले बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। अब जैसे यहाँ पे पहुँचती है तो ये तो फिर उसे देखने ही लग गया था कि एक्चुअली में ये शक्ल से कितनी मासूम लगती है, बट है तो गोल्ड डिगर ही सही ना। अब फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर वो तो खुद ही इससे डिवोर्स लेने के लिए ऑफिस आने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें कॉल आ गई थी सुमे की, जो कि इसकी वाइफ बन के ही ना यहाँ पे यही कह रही होती है, देखो हमारी शादी को 1 साल तो बीत ही गया था ना, और फिर भी मैं तुम्हारी वाइफ रही हूँ और तुम ऐसे मुझे कैसे डिवोर्स दे सकते हो। वैसे भी अगर देनी है तो मुझे 300 मिलियन देने पड़ेंगे। ये सुन के इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ये कितनी ज़्यादा दौलत की पुजारी है, और मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए फिर इसने खुद की बजाय यहाँ पे मिस्टर लिन को ही भेज दिया था। अब ये इससे पहले के डिवोर्स पेपर पे साइन करती, अचानक इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। इसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, या फिर अटर्नी लिन को यही बता के जाती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी ग्रैंड
ग्रैंडमा बीमार है। वो पीछे से यही सोच रहा होता है कि ज़रूर अब डिवोर्स ना लेने के पीछे ना इसका ये कोई बहाना ही होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें इसे हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। वाक़ई में इसकी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा बीमार होती है। डॉक्टर इसे कहते हैं कि इन्हें अब जो भी मेडिसिन देनी है ना वो अब्रॉड से मंगवानी है और काफ़ी ज़्यादा महँगी है। अब जैसे ही यहाँ पे उसकी कीमत सुनती है ना तो इस बेचारी के होश ही उड़ जाते हैं कि इतने सारे पैसों का अरेंज मैं कैसे कर पाऊँगी। पहले तो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने स्टेप पेरेंट्स से पैसे माँग लूँ, फिर कहती है कि नहीं, हर दफ़ा वो तो मुझे बुली करते रहते हैं, उन्होंने मुझे कहाँ से पैसे देने हैं। मिस्टर फू से भी नहीं माँग सकती, वैसे भी वो मेरे बॉस हैं और इतने सारा मेरा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही मैं इतने सारे उनसे पैसे माँग लूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए फिर ख्याल आता है कि अच्छा चलो क्यों ना मैं अपने उसी बुड्ढे हस्बैंड से पैसे माँग लेती हूँ, हो सकता है कि वो मुझे दे ही दे। आखिर को मैं 1 साल उसकी वाइफ जो रही हूँ। मिस्टर फू को अब फिर अचानक ही अटर्नी लिन की कॉल आ जाती है, जो कि इसे यही बता रहे थे कि अभी तुम्हारी वाइफ का मुझे मैसेज मिला है, उसे ना 3 मिलियन चाहिए, उसकी ग्रैंड माँ इल है और उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने, बट ये देने को तैयार नहीं होता कि देखो अब उसे एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। पहले उसने 300 मिलियन मांगे और अब 3 मिलियन मांग रही है। कैसी अजीब लड़की है ना वो। अब घर में ऐसे ही भड़का बैठा हुआ था कि इसे देख के ना मेड्स बातें बनाने लगती हैं कि हमने सुना है कि ये अपनी वाइफ से बहुत जल्दी डिवोर्स ले रहा है और उसी की वजह से इतना तंग आया बैठा, और उसके बाद हमारे चांसेस तो बन सकते हैं ना। इन्हें ये बातें करते सुन के यहाँ पे चिंची कहती है कि देखो ऐसे ही अपने बॉस पे बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो भी है उनके पर्सनल मैटर्स हैं। अब अचानक ही ऊपर से एंट्री हो जाती है ग्रैंडमा की और सुमे की। अब जाहिर सी बात है सुमे ने ग्रैंडमा को यही बताया था कि मैं ही आपकी डॉटर इन लाऊं। वेल यहाँ पे अब वो तो इस पे भड़क जाती है कि देखो तुम हरगिज़ भी इसे डिवोर्स नहीं दोगे। ये सुन के ही उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जैसे आप इसे सीधी समझ रही है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ग्रैंडमा तो बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। इवन कि वो तो चिंगशी को ही थप्पड़ मार देती हैं कि जब से ये वाली मेड तुम्हारी लाइफ में आई है ना तब से ही तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज होकर रह गया। इससे पहले कि दूसरा थप्पड़ मारती हैं आगे से ही उनका हाथ पकड़ लेता है कि देखिए इसे कुछ भी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से मैं थोड़ी ना ये सब कुछ कर रहा हूँ। खैर ग्रैंडमा ने अब जैसे तैसे करके इसे मना ही लिया था कि देखो अभी फ़िलहाल तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दोगे। अब ये क्या ही कहता है, फ़िलहाल तो चुप ही कर जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से इसे अटर्नी लिन की कॉल आ जाती है कि देखिए अब ग्रैंडमा ने तो साफ मना कर दिया है कि आप उसे डिवोर्स नहीं देंगे। तो क्या सोचा है फिर उसे 3 मिलियन देने हैं कि नहीं। ये भी कह देता है कि ऐसे फ्री में तो मैं उसे नहीं देने वाला हूँ। सो अगर वो आज की रात एक बार में आके सिंग करेगी तो उसके बाद उसे वो पैसे मिलेंगे। अब जैसे ही ये वाला मैसेज यहाँ पे चिंची को मिलता है बटलर वो भी ये देख लेते हैं। अब वो सरप्राइज के आखिर तुम्हारे बुड्ढे हस्बैंड को क्या पड़ी हुई है। इन्हें भी पता था कि इसकी शादी हुई है, उन्हें भी इसके हस्बैंड पे गुस्सा ही आ रहा था कि आखिर वो खुद को समझता क्या है। वैसे भी तुम उसको छोड़ो, जाके जल्दी से मिस्टर फू से ही जाके पैसे मांग लो, वो इतने अच्छे तो हैं। बट ये साफ मना कर देती है कि नहीं, पहले ही वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, मुझे उनसे क्या ही चाहिए। नेक्स्ट रात को ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडियो के बाहर पहुंच आई होती है और यहाँ पे आगे से काउंटर पे आके मिस्टर फू का ही पूछने लगी थी। इधर कुछ लोग इसकी बातें सुन रहे होते हैं ना, वो यहाँ पे इवन के इसे बुली करने लग जाते हैं। ये भी शायद परेशान हो जाती है कि अब मैं इनसे कैसे निपटूंगी। तभी ऊपर से एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की। वो इसे उन लोगों से भी बचाने की कोशिश करने लगा था। पर अब इसने ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी और ना ही इसके फेस पे कोई स्कार था। वो इसे पहचानता तो नहीं है। ये भी मन में सोचने लगती है कि चलो अच्छा ही है, इसे ये मुझे पहचान नहीं पाया है, वरना फिर क्या बनता, मैं इसे क्या एक्सप्लेन करती। अभी मुझे अपनी आइडेंटिटी इनके सामने रिवील नहीं करनी है, वरना फिर मेरे स्टेप पेरेंट्स ने मुझे नहीं छोड़ना। जब तक ग्रैंडमा ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताना। खैर यहाँ पे ये फिर उसे थैंक्स कहती है अपनी हेल्प करने पे। वो भी कह देता है कि कोई बात नहीं, मिस्टर फू ने इसकी हेल्प की थी, सो जाके उसके लिए सिंग करती है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देती है। इस बात से वो भी खुश हो गया था। अभी तक इसका हस्बैंड यहाँ पे पहुंचा नहीं होता, सो इसलिए चली जाती है। ये बैठा बैठा वेट ही कर रहा था कि अभी तक मेरी वाइफ यहाँ पे आई क्यों नहीं है। इसका मतलब उसे जस्ट पैसों की पड़ी हुई है, उसे क्या पता कि ऑलरेडी इसकी वाइफ यहाँ से जा तो चुकी है। अब जल्दी से यहाँ पे मिस्टर लिन को कॉल करता है कि मेरी वाइफ से कह दो कि उसे अब 3 मिलियन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। अब जैसे ही मिस्टर फू का मैसेज इसे मिलता है ना, ये बेचारी और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ पे बटलर वो भी सब कुछ देख चुके थे। वो इसे एक यही एडवाइस देते हैं कि देखो अब 2 दिन बाद ना मिस्टर फू यहाँ पे एक डिनर पार्टी का अरेंज कर रहे हैं और उधर बहुत सारे रिच पीपल्स ने आना है। अगर तुमने वहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी ना तो हो सकता है वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पैसे भी इनाम के तौर पे मिले। ये सुन के ये तो खुश हो जाती है एंड देन बटलर वो को थैंक्स भी कहने लगी थी।
नेक्स्ट हमें फिर पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। इधर इतने बड़े बैनर को देख के तो सभी सरप्राइज हो जाती हैं कि वाओ, मिस्टर फू कितने ज़्यादा रिच हैं और उनकी वाइफ कितनी लकी है ना। खैर बातों ही बातों में ये तो यहाँ पे ना चिंगशी से यही कहने लगी थी कि देखो, आज इधर इतने सारे रिच पीपल्स ने आने, और वैसे भी तुम पर्सनल मेड हो ना मिस्टर फू की, इसलिए वहाँ पे किसी एक आदमी को ज़रूर ही अपने घर विदा बना लेना। हो सकता है कई सारा तुम्हारा चांस बन ही जाए और तुम भी रिच हो जाओगी। यहाँ पे उन्हें बता देती है कि देखो, मैं पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागती हूँ, वैसे भी ये उस ओल्ड मैन से इतना तंग आ चुकी थी कि इतना अमीर है, मुझे एक पैनी तक नहीं दे सका। इन्हें भी बता देती है कि मैं ऑलरेडी ही शादीशुदा हूँ, और साथ ही साथ उन्हें फिर अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताने की भी कोशिश कर रही थी कि इस दुनिया में सारा कुछ पैसा ही नहीं होता, यहाँ पे बंदे का करेक्टर और एबिलिटी को देख के ही उससे शादी करनी चाहिए। पीछे से ये सारी बातें मिस्टर फू ने सुन ली थी, और वो तो इससे और ज़्यादा इम्प्रेस होके रह जाता है। मिस्टर फू के साथ यहाँ पे वही वाला इसका फ्रेंड आया होता है, जो कि फ्लर्टी किस्म का बंदा है। इससे फिर से कहने लगा था कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में सोचा या नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड कब बनोगी। ये कह देती है कि बिल्कुल भी ना बनो, ऐसे भी मेरा एक हस्बैंड है और मैं उसे चीटिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। चिंगशी को मिस्टर फू का ख्याल रखते देख के ना सुमे अपनी फिर यहाँ पे सास को शिकायत लगा देती है कि देखिए, वो उसके कितने क्लोज जाने की कोशिश कर रही है। ये देख के अब ग्रैंडमा को भी ज़रा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसने फिर अपने एक बंदे को भेज के ना यहाँ पे फिर चिंगशी को अपने पास ही बुला लिया था, और उसे कहती है कि मेरी तरफ से यहाँ पे बॉल्स कैच करो। और इसी दौरान उस बेचारी को इतनी सारी बॉल्स हिट करती है ना कि इसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। वो फिर ग्रैंडमा को क्या ही कहती। बाद में यहाँ पे इसे ये भी कहने लगी थी कि देखो, ये तो अभी मेरी तरफ से एक वार्निंग थी, हमारी फैमिली में एंटर होने का सोचना भी मत, वैसे भी तुम एक मेड हो, अगर आइंदा तुम मिस्टर फू के आसपास भी नजर आई ना तो इस जॉब से भी जाओगी। ये सुन के ये परेशान हो जाती है। नेक्स्ट अब जैसे ही ये बेचारी अपने वॉन्ड्स को लेके चेक करने लगती है ना, तो तभी मेड्स आ जाती हैं कि क्या तुमने रात को पार्टी में नहीं जाना। तो ये मना कर देती है कि कैसे जाऊं। खैर वो तो वहाँ से चली गई थी। अब तभी ऊपर से इसे देखने के लिए मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है। वो तो इसे इस हालत में देख के काफ़ी परेशान लग रहा था। इसे उठा के जाने लगता है कि तुम्हारा चेकअप करना ज़रूरी है, बट ये मना कर देती है कि नहीं, अगर आप मुझे ऐसे लेके गए ना तो मेरे हस्बैंड बहुत जेलस फील करेंगे। अभी इनसे ये छुटकारा ऐसे ही तो हासिल कर सकती थी। आखिर को ग्रैंडमा ने इसे फिर यहाँ पे मिस्टर फू के क्लोज जाने से मना जो किया था, सो इसलिए अब और क्या ही कहती। वो भी फिर फौरन से इसे नीचे उतार देते, कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बटलर अंकल के थ्रू इसे सारी बात का पता चल चुका था कि चिंगशी की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडमा ने की है, और इस बात से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो ऐसे चिंगशी के साथ कैसे कर सकती हैं। सीन में हमें फिर चिंगशी को अपनी ग्रैंडमा से फ़ोन पे बात करते ही दिखाया जाता है। इसकी ग्रैंडमा को इतना तो पता था कि इसकी शादी हो चुकी है, ये नहीं पता होता कि आखिर किस पर्सन से। वह वो इसके हस्बैंड का ही पूछने लगी थी। अभी तक ये भी उन्हें नहीं बताती कि ये ना हो कि ग्रैंडमा मुझे लेके इतनी ज़्यादा परेशान हो जाए और इनकी तबीयत ख़राब हो जाए। और उन्हें कहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ ग्रैंडमा से, इसलिए मुझे लेके अब ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कॉल करके हटी ही होती है कि ऊपर से इतने में एंट्री हो जाती है सुमे की। वो आते ही इसे बुली करने लगती है। यही कहने लगी थी कि देखो, मेरे हस्बैंड से दूर रहा करो, मुझे पता है कि तुम उसके बस क्लोज जाने की कोशिश करती रहती हो, और हाँ, आज रात एक डिनर पार्टी है, सो इसलिए मेरी जगह पे ना तुम जाके ही परफॉर्म करोगी। नेक्स्ट हमें इसे रेडी होते ही दिखाया जाता है। यहाँ पे सुमे तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज मेरी जगह पे वो परफॉर्म करेगी, और इस तरह मेरे हस्बैंड को लगेगा कि जैसे मैंने ही उसके लिए सिंग किया, और वो मुझसे कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इतना ज़्यादा खुद पे इतरा भी रही होती है। ये सारा कुछ यहाँ पे वैन वैन भी देख रही थी, और वो मन में सोचती है कि मेरे अलावा तो फू की वाइफ कोई और बन ही नहीं सकता है, और इससे भी मैं खुद निमट लूँगी। दूसरी तरफ चिंगची भी रेडी होते होते मन में यही सोच रही होती है कि बस एक दफ़ा मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी ग्रैंडमा को लेके ना इस सिटी को ही छोड़ के चली जाऊँगी। अब फिर सुमे की परफॉर्मेंस देने के लिए सभी लोग यहाँ पे पहुँच आए होते हैं। इवन के इसका फ्लर्टी फ्रेंड यहाँ पे सॉन्ग भी होता है। वह बातों ही बातों में वो इससे पूछने लगते हैं कि आई तुम्हारी मेड नज़र नहीं आ रही है, वो आखिर किधर गई। ये भी हैरान था कि अचानक वो गई कहाँ है, अभी तक मुझे भी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए फिर फौरन से बटलर वो को ऑर्डर दे देता है कि अभी के अभी यहाँ पे चिंगशी को बुलाओ, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो भी फौरन से ओके कह के वहाँ से चला जाता है। वैन वैन तो इधर ही बैठी मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अब
अब तो कभी भी सुमे यहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए आई ही नहीं। तभी हमें फिर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में इसने ना सुमे को एक रूम में बंद कर दिया था कि इस तरह उसकी बेइज्जती हो जाएगी और मिस्टर फू उस पर भड़क के फिर उसे डिवोर्स ही दे देगा, इस तरह मेरा काम आसान हो जाना है। बट जैसे ही सारे लोग यहाँ पे सुमे को देखते हैं, मीन के जो एक्चुअली में यहाँ पे आई बैठी थी वो सुमे नहीं बल्कि चिंगशी होती है, उसकी परफॉर्मेंस को देख के सारे सरप्राइज रह जाते हैं। ये भी हैरान कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई और लड़की हो। फ़ौरन से आके मिस्टर फू को बता देती है कि ये जो अभी भी परफॉर्मेंस दे रही है ना वो आपकी वाइफ नहीं है बल्कि कोई और लड़की है। वो भी हैरान था कि क्या सच में, और फिर फ़ौरन से यहाँ पे उसे देखने के लिए जाने लगता है। अब जैसे ही स्टेज पे पहुँचता है तो वहाँ पे अब फ़ौरन ही सुमे को देख के हैरान, सुमे को पहले ही पता चल गया था कि मिस्टर फू इसे देखने के लिए आ रहा है। ये विंडो से छलांग लगा के ना फ़ौरन से बाहर निकल आई और फिर इसने अपनी बहन को वहाँ से भेज दिया और इस तरह अब उसके सामने ही मौजूद होती है। सुमे को यहाँ पे देख के मिस्टर फू तो थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। एक्चुअली में वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इस वक्त ये मौजूद होती। जिंगशी भी अपनी ड्रेसिंग करके फ़ौरन से इसे देखने के लिए पहुंच आई होती है कि आपने मुझे बुलाया था बॉस। अब ये यहाँ पे हैरान कि तुमने इतना सारा मेकअप क्यों किया हुआ है। वो हैरान तो होती है कि कहीं बॉस को पता तो नहीं चल गया। वो खैर आगे से कोई बहाना बना देती है और ये भी कहने लगी थी कि वैसे भी लड़कियों को मेकअप करना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने भी कर लिया। वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, और साथ ही साथ उसकी थोड़ी सी तारीफ भी करने लगता है कि आज तुम काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही हो। नेक्स्ट हमें फिर इसे कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। अब जैसे मिस्टर फू की इस पर नज़र पड़ती है वो फ़ौरन से आ गया था। चिंगजी से यही कहने लगता है कि अगर तुम्हें कहीं पे जाना है तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, बट ये मना कर देती है। अभी वो यहीं पे खड़ा ही होता है कि तभी ऊपर से मिस्टर ही इसे लेने के लिए पहुंच आए थे, मीन के डॉक्टर ही। जैसे वो उसके साथ जाने लगती है तो यहाँ पे मिस्टर फू तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं और मन में ये भी सोच रहा होता है कि शायद ये उसका हस्बैंड ही होगा। और वैसे भी मैं चिंगजी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, उसका तो एक हस्बैंड भी है। ये फिर अटर्नी लिन से मिलने के लिए सिविल ब्यूरो पहुंच आई थी। फाइनली इसे वो डॉक्यूमेंट्स मिल ही जाते हैं। इसने सोच लिया था कि वो इसे डिवोर्स दे देगी, बट एक्चुअली में ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। वो यहाँ पे कहता है कि मिस्टर फू बाद में ही आपको डिवोर्स दे देंगे, अभी के लिए तो ये कुछ और ही था। खैर वो भी कह देती है चलो इस तरह मुझे उससे छुटकारा तो मिल जाएगा। अब इसका फिर से इनोसेंट सा फेस देख के ना मिस्टर लिन जैसे मिस्टर फू के पास पहुँचते हैं तो उसे ये बताने लगे थे कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपकी वाइफ गोल्ड डिगर नहीं है। खैर अब क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे ये भी शक करने लगा था कि कहीं वो सुमे है या कोई और है। अब क्या ही कहता। थोड़ी देर के बाद जैसे इससे पता चलता है कि चिंगशी का एक्सीडेंट हो गया, वो उसे देखने के लिए फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच आया था। बट जैसे आगे से डॉक्टर यार उन दोनों को साथ में बैठे देखता है तो फिर फ़ौरन से वापस से पीछे जाने लगा था और ये भी सोच रहा होता है कि देखो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनको साथ में देख के मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अब फिर हमें फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि चिंगशी का एक्सीडेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि सुमे ही थी। डॉक्टर ही इसे लाइक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट क्या ही कहते, वो बेचारा इसी बात को लेके ना फिर पीछे हट जाता है कि इसका एक हस्बैंड है। फिर वो इसे यही कहने लगा था कि देखो मेरी बर्थडे ना बहुत जल्द आने वाली है, सो मैंने एक पार्टी अरेंज करने का डिसाइड किया, तो क्या तुम वहाँ पे मेरी पार्टनर बन के आ सकती हो। इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती, अचानक ही इसे फिर से कॉल आ जाती है और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर फू के फ्रेंड्स की होती है। यही कह रहे थे कि फिर से बाहर में मिस्टर फू तो यहाँ पे ड्रंक हो चुके हैं, सो उसे लेने के लिए फ़ौरन से पहुँचो। ये भी फिर अपने बॉन्ड्स वगैरह को भूल के ना उन्हें लेने के लिए वहाँ पे पहुँच जाई होती है। यहाँ पे वो तो काफ़ी ज़्यादा टून लग रहे थे। इधर सॉन्ग साहब फिर से कहते हैं कि देखो क्या तुमने मेरी ऑफ़र के बारे में सोचा या नहीं। ये उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब ये बड़ी मुश्किल से मिस्टर फू को संभालती हुई घर पहुँच आई थी। यहाँ पे उसे भी अंदाज़ा था कि इसे भी तो चोटें लगी हुई हैं, ऐसे ही खामखा में मेरा ख्याल रख रही है, इसलिए इसे कह देता है कि तुम देखो जाके रेस्ट कर सकती हो, मेरी ज़्यादा चिंता मत करो। बट ये यहाँ से नहीं जाने वाली थी। इवन कि स्पेशल उनके लिए सूप भी बना के लाती है और इसे खुद अपने हाथों से पिलाने लगी थी। और इसका ये वाला गेस्चर यहाँ पे मिस्टर फू को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। चिंगची का एक्सीडेंट करने के बाद भी वो मरी ही नहीं थी, तो इसलिए अब फिर सुमे मैडम उसे किडनैप करवा लेती है। यही बताने लगी थी कि देखो मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से ही फू ने मुझे यहाँ पे डिवोर्स दे दी है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसकी लाइफ में एंटर हो। ये लो पैसे और इस सिटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ। बट वो अब की बार इसका कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करने वाली होती।
होती, यहाँ पे इसका हाथ भी पकड़ के मरोड़ देती है कि अब मुझे ज़रा बुली करके दिखाना। इसका तो यहाँ पे गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है। नेक्स्ट फिर से हमें सुमी मैडम को फू के पास दिखाया जाता है। यही कह रही थी कि देखो आज रात ना मैंने एक पार्टी का अरेंज किया, वैसे भी क्या तुम वहाँ पे किसी को ये नहीं बताना कि देखो हम दोनों में डिवोर्स हो चुकी है, वरना मेरी फिर क्या इज्जत रह जाएगी, बस एक आखिरी फेवर मुझे ये कर दो। वो भी कह देता है कि चलो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे इसने भी कोई ना कोई तो प्लान किया हुआ था, वो क्या, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। रात की डिनर पार्टी में सॉन्ग साहब भी इनवाइटेड थे और उन्हें बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि सुमे ही होती है। अब यहाँ पे एक बहाने से ना इसे अपने पास बैठने को बोलने लगी थी कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है। जिंगशी बेचारी मना तो करती रह जाती है, बट फिर मजबूरियों से बैठना ही पड़ गया था। ये अब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और इसी बीच इसने तो एक मेडिसिन ना इसकी ड्रिंक में ही मिला दी थी और साथ ही साथ इसे पीने को भी बोलने लगती है, जिसके पीते ही इस बेचारी की कंडीशन ख़राब। अब नेक्स्ट फिर से इसकी बारी आ जाती है। अब की बार तो सुमे ने इसे कह दिया था कि एक कमरे में जाके ना मेरे लिए कुछ चीज़ उठा के लेके आओ। अब वो क्या करती, गेम तो उसे खेलनी पड़नी थी, इसलिए वो जैसे ही उठ के जाती है ना पीछे से, इसे तो शक होने लगा था कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। ये रूम में जाते जाते इसकी हालत ख़राब हो जाती है। यहीं पर एक बेड पर जाके गिरने ही लगी थी, काफ़ी हॉट फील करने लगती है। अब इसे पता चलता है कि इसका मतलब ज़रूर सुमे ने ही मेरे साथ कुछ किया। अब तभी ऊपर से मिस्टर फू इसे देखने के लिए आ जाते हैं। वो तो इसे लेके काफ़ी फिक्रमंद हो गए थे, इवन के उठा भी लेते हैं। इधर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ना सुमे का यही प्लान था। वो जानती थी कि सॉन्ग एक फ्लर्टी बॉय है और उसी ने ही डिसाइड किया था कि चलो इसे एक रूम में भेज के ना उसके पीछे सॉन्ग को भी भेज दूंगी। बट यहाँ पे अब की बार ना सॉन्ग की जगह फिर मिस्टर वो ही वहाँ से चले गए थे, सो इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाती। इस बेचारी को इस कंडीशन में देख के इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। इवन के यहाँ पे ये तो मिस्टर फू को किस करने की भी कोशिश करने लगती है, बट कर ही नहीं पाती। खैर इसके क्लोज आने से इसकी हार्ट बीट तो बहुत ही फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया था कि मिस्टर फू को ना हो चिंगची से लव हो ही चुका है। अब उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो फ़ौरन से अपने एक डॉक्टर को कॉल करता है एंड देन उसे उठा कर रूम में ही जाने लगा था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर दिखाया जाता है कि चिंगची को होश आ चुका था और साथ ही साथ डॉक्टर भी अभी यहाँ पे मौजूद होता है और वो इसे यही कहने लगा था कि देखो मुझे लगता है कि तुम ना मिस्टर फू की नज़र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, वरना इतनी रात को कौन आखिर मुझे यहाँ पे बुलाता तुम्हारी केयर करने के लिए। अब इसे नहीं कोई एंटीडोट दी थी जिसकी वजह से वो अब होश में आ चुकी होती है। अब साथ ही साथ इसे कुछ दिनों की छुट्टी भी दे दी गई थी। अब फिर हमें थोड़े दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है। चिंगशी बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही होती है क्योंकि फाइनली इसके हस्बैंड को डिवोर्स देने का टाइम आ ही चुका था। अब मिस्टर फू भी इसकी खुशी को नोट कर लेते हैं। वो हैरान तो थे कि आखिर इसे हो क्या गया। खैर तभी यहाँ पे इसे मिस्टर लिन की कॉल आ जाती है कि जल्दी से आप ना सिविल ब्यूरो पहुँच जाओ, आपकी वाइफ भी आने वाली है। आज तो पक्का आप लोगों को डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। ये भी ओके कह देता है। अब नेक्स्ट फिर से इसकी मुलाकात मिस्टर लिन से हो जाती है। वो फिर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड नहीं आए। यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि हाँ बस एक काम के सिलसिले में ना वो नहीं आ सके, सो इसलिए मैं ही आ गया। ये मन में सोचने लगती है कि आखिर उस बुढ़े को क्या काम हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है वो तो अक्सर बीमार रहा करता है। खैर अब क्या ही करती, मिस्टर लिन के साथ ही वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे इससे वो यही पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम बाद में रिग्रेट तो फील नहीं करोगी कि आखिर तुमने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दी। ये मन में सोचती है कि आखिर उस बुढ़े से डिवोर्स लेके फिर मैं क्यों आखिर पछताऊंगी। अब जैसे उस बुढ़े का जिक्र अब यहाँ पे मिस्टर लिन के सामने करती है, वो तो सरप्राइज रह जाता है कि अच्छे खासे बंदे को ये बुढ़ा कैसे कह सकती है। अब वहाँ से जा रहे होते हैं कि अचानक इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। इसके मॉम डैड ने ना वहाँ पे उधम ही मचाया हुआ था। इवन के इसकी ग्रैंडमा को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। ये बेचारी क्या करती, फिर से एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिन हैरान कि आखिर इस लड़की को मसला क्या है। मुझे तो लगता है कि ये शुरू दिन से ही ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती है, बस ऐसे ही बहाने बना के आ जाया करती है। अब फिर फ़ौरन से कॉल करके यहाँ पे मिस्टर फू को ही बता देता है। ये सुन के वो भी भड़क गया था और ये भी पूछने लगता है कि आखिर वो कौन सी हॉस्पिटल गई है, मुझे बता दो, मैं भी वहीं पे जाऊँगा। अब फिर मिस्टर लिन उसे बता देते हैं। इधर मॉम डैड कुछ और करने के लिए नहीं बल्कि ग्रैंडमा से पैसे मांगने के लिए आए थे कि आपके पास जो हिडन कार्ड था ना वो अभी के अभी हमें चाहिए। ऊपर से इतने में फिर चिंगशी आ जाती है। वो इन्हें यही कहने लगी थी कि बेचारी ग्रैंडमा इतनी इल रहती हैं, उनके आपको पता भी है कि आखिर हॉस्पिटल के बिल्स कितने वगैरह होते हैं और वैसे भी उनकी मेडिसिन वगैरह लेने में सारा खर्चा तो गुजर जाता है। अब यहाँ पे उन्हें छोड़ के ना वो इसे ही बुली करने लगते हैं कि ठीक है जो हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसके पैसे सारे के सारे हमें निकाल के दो। ये कहती है
कि देखिए मुझे जितना याद है आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, मेरे पास तो पहनने के कपड़े भी बहुत ही कम हुआ करते हैं। खैर यहाँ पे ना अब इसकी शादी का भी जिक्र चल ही जाता है। ये उन्हें बताती है कि वैसे भी एक बुड्ढे से शादी करके आप लोगों को इतने तो पैसे मिल गए थे ना कि अब वो ख़त्म हो गए हैं। वो कहते हैं कि हाँ मिल तो गए थे। अब उन्हें भी पता था कि ये बहुत जल्द अपने बुढ़े हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली है, इसलिए यहाँ पे इसे कहने लगते हैं कि डिवोर्स देने से पहले हमें ना उससे बहुत सारे पैसे चाहिए और वो तुम ही उससे मांगोगी। ये साफ मना कर देती है और ये भी कहने लगी थी कि अब बस बहुत हो गया, आप लोगों ने मुझे बहुत बुली किया, बट मैं अब आप लोगों का कहना नहीं मानने वाली हूँ। अब ये सुन के मम्मी को तो इस पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले भी उन्होंने कौन सा इसका ख्याल रखा था, अब पूरे स्टाफ के सामने यहाँ पे इसकी इंसल्ट करने लगती है कि देखो ये मेरी बेटी है, मेरा कहना भी नहीं मानती है। ये बेचारी यहाँ पे अपने हक में ही बोलने लगती है कि आपने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया था और अब मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। खैर इन मैडम का गुस्से के मारे बुरा हाल, इवन के उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी के ऊपर से मिस्टर फू की एंट्री होती है। अब मम्मी को पता चलता है कि ओह तो ये है तुम्हारे बॉस और इसी वजह से ही तुम फिर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की कोशिश कर रही हो। खैर यहाँ पे अब मिस्टर फू से तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता कि ये बेचारी को कितना ज़्यादा बुली करेंगे, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि ना इन लोगों को यहाँ से फिर बाहर ही भेज दिया था और इससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। ये भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे फिर बातों ही बातों में से ये भी कहता है कि देखो अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता ना तो इस वक्त मैं तुम्हें हक कर लेता, पर ये तो बहुत बैड है ना कि मैं तुम्हारा सिर्फ बॉस हूँ। बट ये तो उसे थैंक यू कहती है कि आप मेरी इतनी केयर करते हैं। अब यहाँ पे फ़ौरन से इसे कॉल आ जाती है तो इसलिए मजबूरी में फिर मिस्टर फू को वहाँ से जाना ही पड़ गया था। थोड़ी देर के बाद इसे भी मिस्टर लिन की कॉल आ जाती है जो कि इसे वार्निंग ही दे रहे होते हैं कि देखो अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब फाइनली तुम्हें अपने हस्बैंड को ना डिवोर्स दे ही देनी चाहिए, इतने सारे बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है। ये भी फिर आगे से ओके कह देती है और फिर अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए आ गई थी। ग्रैंडमा को अब पता चल चुका होता है कि इसकी शादी एक बुड्ढे से हुई थी, इसलिए उन्हें अफसोस तो होता है और साथ ही ये भी कहने लगी थी कि ये जो तुमने फैसला किया है ना उसे छोड़ने का वो बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने लिए फिर अपना कोई बेस्ट पार्टनर ही चूज़ कर लेना। अब ग्रैंडमा तो उसे हर हाल में सपोर्ट करने वाली थी। ये देख के ना चिंगसी को बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो इस दुनिया में कोई तो मेरा अपना है ना। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये मिस्टर ही के पास पहुंच आई थी और अब फिर इसकी आइज़ तो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी होती हैं। तो इसे ये बता रहे होते हैं कि देखो अगर तुम अब अपनी ग्लासेस उतारना चाहो तो उतार सकती हो, और साथ ही साथ इसे रात की पार्टी में ही इनवाइट करने लगे थे कि क्या तुम भूल गई हो, तुमने मेरी पार्टनर बन के जाना है, आज मेरी बर्थडे है ना। इसे कुछ गिफ्ट भी करता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को पार्टी में ही दिखाया जाता है। ये बेचारी अब इतनी ज़्यादा सोशल नहीं होती ना, इसलिए अब यहाँ पे ना मिस्टर ही से एक्सक्यूज़ करके ना एक जगह पे आके बैठ जाती है जो कि वैन की थी। वो इस पे गुस्सा करने के लिए पहुंच जाती है कि ये मेरी जगह है और तुम ऐसे कैसे यहाँ पे आके बैठ सकती हो। ये मन में सोचती है कि इसका मतलब वैन ने मुझे पहचाना ही नहीं है। खैर वो तो यहाँ पे इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही होती है। अब इससे पहले कि इसे थप्पड़ भी मारती, इतने में फिर से मिस्टर फू आके इसे बचा लेता है। अब ये फिर उसे देख के एकदम सरप्राइज कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई। यहाँ पे सेकेंड टाइम ही इसने उसकी हेल्प की थी। इसने यहाँ पे ना अपना नेम से कोई और ही बताया होता है। खैर दोनों में बातचीत हो ही रही होती है कि ऊपर से मिस्टर ही आ जाते हैं और वो इसे हनी कह रहा था। जाहिर सी बात है आज तो उसने इसकी गर्लफ्रेंड बन के ही प्रिटेंड करना था ना। तो अभी फिर मिस्टर फू को पता चलता है कि ओह मैं ऐसे ही रॉन्ग समझ रहा था, ये तो चिंगशी का हस्बैंड है ही नहीं, सो उसका कोई और ही होगा। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस इसे गिफ्ट कर देता है। इसके मुंह से निकल जाता है कि ये तो अपनी वाइफ के लिए आपने बाई किया था ना। वो हैरान कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपनी वाइफ के लिए बाई किया था। अब ये फिर कहती है कि नहीं नहीं मुझे पता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो अपनी वाइफ के लिए ऐसी कीमती चीज़ें बाई करते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। अब ये भी कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है। वो अब इन्हें इतने प्यार से दे रहा था, ये लेना तो नहीं चाहती थी, बट मिस्टर ही कह देते हैं कि कोई बात नहीं हम ले लेते हैं, ऐसे मना तो नहीं कर सकते ना। अब उसके जाते ये कहता है कि ओह तो ये था तुम्हारा बॉस। ये भी कहती है कि हाँ मेरा बॉस था, कितना अच्छा है ना। अब इसके मुंह से यहाँ पे मिस्टर फू की तारीफ सुन के ना ये भी पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। ये कह देती है कि नहीं मैं कहाँ उसे पसंद कर सकती हूँ, अगर करूँ भी सही तो क्या मैं उसके लायक हूँ। ये सोच के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। आज के दिन तो मिस्टर फू का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता कि उनके क्लोज जा सके उन्हें कुछ देने के लिए। वो फ़ौरन से चिंची को ही फिर भेज देते हैं। अब इसे देख के ना वो कोई भी गुस्सा नहीं करता। एंड देन इसे यही कहने लगा था कि देखो बहुत जल्द ना हमारे यहाँ एक पार्टी होने वाली है और उसका सारा अरेंजमेंट तुम ही करोगी। अगर तुम वो सब कुछ अच्छे से कर पाई ना तो तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलेगा। ये सुन के ये खुश हो जाती है। एंड देन हमें फिर नेक्स्ट इसे तैयारियाँ करते हुए दिखाया जाता है। ये जितनी भी मेहनत कर रही थी ये सब कुछ
कुछ यहाँ पे मिस्टर फू खड़ा देख रहा होता है। अब इसी दौरान इसकी नज़र फिर से अपने नेकलेस पे पड़ जाती है जो कि मिस्टर फू ने दिया था। अब इसे ये नेकलेस देखते हुए ना यहाँ पे वैन वैन भी देख ही चुकी होती है और वो हैरान हो रही होती है कि ये वाला नेकलेस तो मिस्टर ही को फिर मिस्टर फू ने ही दिया था ना उनकी वाइफ के लिए। तो ये अब इस वक्त चिंची के पास क्या कर रहा है, इसका मतलब इसने चोरी की है। खैर अब फिर बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड फाइनली इसे दिया ही जाने वाला होता है। ऊपर से फिर वैन वैन आ जाती है कि देखो आप लोग कहाँ से समझ रहे हो कि ये इतनी परफेक्ट है और इतनी अच्छी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे सबको नेकलेस दिखाने लगी थी कि ये तो मिस्टर फू ने मिस्टर ही की फियांसे को दिया था, तो फिर अब चिंची के पास कैसे आ रहा है। अब फिर मिस्टर फू भी थोड़े से हैरान होते हैं कि वाकई में क्या ये चोर है। अब इसी बात से तो उसे सबसे ज़्यादा नफरत होती है ना जो कि इसे झूठ बोलता है। वो इसे पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो इसे बताती है कि आपने ही तो मुझे दिया था। अब फिर वो हैरान कि मैंने कब तुम्हें दिया। अब अपनी सेल्फ को प्रूव करने के लिए अपनी असल आइडेंटिटी चिंची को सबको बतानी ही पड़ जाती है। इसने अपनी ग्लासेस भी उतार दी थी। ये सब देख के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं, इवन के वैन वैन भी। अब चिंची उसके पास आके गुस्सा ही करने लगती है कि देखो पहले भी तुमने मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए थे, सबको मेरे खिलाफ भड़काया और अब देखो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही थी। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। अब वैन वैन को तो यहाँ से भेज दिया जाता है, इवन के बाकी सबको भी यहाँ से जाने का कह दिया था क्योंकि इवेंट तो अब समझो ख़त्म ही हो चुका। खैर मिस्टर फू तो इसके पास आके यही कहने लगते हैं कि तुम ना ग्लासेस के बिना बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, उसके पहनने से भी अच्छी लग रही थी। चिंची भी झूठ बोलने की वजह से ना उनसे अपोलोजाइज़ कर लेती है कि मुझे ये बात आपसे बस ऐसे ही मजबूरी में छुपानी पड़ी, वरना मेरा ऐसा इरादा कोई नहीं था। वो भी कह देता है कि इट्स ओके, वो बड़ा चिंची से नाराज़ थोड़ी ना हो सकता था। रात को ये अपनी ग्रैंडमा से बात करके जैसे ही हटती है ना तो तभी इसकी नज़र मिस्टर फू पे पड़ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हालत में होते हैं। अब ये फिर से हैरान होती है कि आखिर मिस्टर फू को फिर किस चीज़ ने परेशान किया। हर दफ़ा बस टुन्नी हो जाते हैं। उसे रूम में ही लेके आ गई थी। अब अचानक ही उनकी केयर करते हुए जैसे ही जाने लगती है ना तो इसका हाथ लगने की वजह से इनका मैरिज सर्टिफिकेट नीचे ही गिर गया था। जैसे ये ओपन करके देखती है तो एकदम शॉक रह जाती है कि इसकी शादी असल में मिस्टर फू से हुई थी। आज ही इसे पता चलता है। अब यहाँ पे मन में सोचने लगती है कि क्या मिस्टर फू को पता है कि उनकी जिससे शादी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही उनके लिए कॉफ़ी बना के लाती है, यहाँ पे पूछने लगी थी कि क्या आप अपनी वाइफ को जानते हैं। ये तो उसका जिक्र इसके मुंह से सुनना ही नहीं चाहता था। अब ये मन में सोचती है कि इसका मतलब ये मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते हैं या शायद इन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। खैर अब फिर इन्हें मैसेज आ जाता है मिस्टर लीन का कि जल्दी से फिर सिविल ब्यूरो पहुंचो, आज तो पक्का आप लोगों ने डिवोर्स सर्टिफिकेट ले ही लेना है। ये बाहर खड़ी मिस्टर फू के आने का वेट कर रही होती है। अब तभी उनकी एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही मिस्टर लीन के थ्रू इसे पता चलता है कि इनकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि चिंची है तो ये एकदम सरप्राइज। अब तभी मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करके देखते हैं तो अभी इन्हें पता चला था कि ओह तो मैं जिससे लव करता था एक्चुअली में वही मेरी वाइफ निकली। ये तो कमाल का कोइंसिडेंट है। फौरन से भागा भागा हुआ उसके पास पहुंचता है। वो तो कह रही थी कि अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट ये कहाँ अब उसे छोड़ने वाला था। फाइनली इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है और बस फिर क्या था, यहाँ पे इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाया जाता है। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें फिर बहुत अरसे बाद चिंची को दिखाया जाता है जो कि अब प्रेग्नेंट ही लग रही थी और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होती है। मिस्टर फू भी इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि फाइनली वो जिससे लव करता था वो इसकी लाइफ में एंटर हो ही चुकी। आज तो इसकी डिलीवरी का दिन होता है। सभी लोग परेशान होते हैं, इवन के इसे हॉस्पिटल में ही लेके जाने लगे थे। अब थोड़ी देर के बाद ये फिर उसे जाके गुड न्यूज़ देता है कि हमारा बहुत ही क्यूट सा बेबी हुआ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा और अपने बेबी का बहुत ही अच्छा ख्याल रखूँगा। ये सुन के वो भी मन में बहुत खुश हो जाती है कि थैंक यू अभी, अब वो इसका इतना ख्याल तो रख सकता था। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।